नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए विश्लेषण में। आज हम 19वीं शताब्दी के मध्य में चलेंगे और ब्रिटिश एम्पायर के उस आक्रामक विस्तार को समझेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से का नक्शा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सोचिए, सिंध और पंजाब पर उनका कब्जा कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मूल रूप से समुद्र के रास्ते सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, उसने अचानक अपना पूरा ध्यान देश के भीतरी और दुर्गम उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर क्यों लगा दिया? ऐसा क्या बदल गया था? यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: द इंपीरियल फ्रंटियर, सिंध पर शिकंजा, पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह, द एंग्लो सिख वॉर्स, और आखिर में इस नए रिकॉन्फ़िगर्ड उपमहाद्वीप पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द इंपीरियल फ्रंटियर, पैरानोया एंड द नॉर्थ वेस्ट। असल में ब्रिटिश नीतियों के अचानक बदलने के पीछे एक गहरा डर छिपा था, या यूं कहिए कि तीन मुख्य डर थे। सबसे बड़ा खौफ था भारत में रशिया के विस्तार का। उन्हें लग रहा था कि रशिया उनके डोमिनियन में घुस आएगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान पर दबाव बनाए रखने की एक कूटनीतिक जरूरत थी। और तीसरा खतरा था फ्रांसीसियों यानी फ्रेंच द्वारा बनाए जा रहे नए गठबंधन। ये बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम जैसा था, जहां इन तीन डरों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि ब्रिटिशर्स को उत्तर पश्चिम की तरफ देखना ही पड़ा। अब देखते हैं कि सिंध इसका शिकार कैसे बना। एंस्नेरिंग सिंध, फ्रॉम फ्रेंडशिप टू एनेक्सेशन। इस उत्तर पश्चिमी हिस्से में कूटनीति की शुरुआत होती है 4 यार से। ये कौन थे? असल में 1783 में तलपुरा जनजाति के मीर फतेह अली खान ने सिंध पर अपना कब्जा जमाया था। फिर 1800 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके भाइयों ने राज्य को आपस में बांट लिया। इन्हीं भाइयों को 4 यार या सिंध के अमीर्स कहा जाता था, और यही वो शासक थे जिन पर सबसे पहले कूटनीतिक चाल चली जानी थी। दोस्ती के रूप में शिकंजा कितनी तेजी से कसा गया, ये वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, जो बात 1807 में सिर्फ फ्रेंच को बाहर रखने के लिए एक इटर्नल फ्रेंडशिप यानी शाश्वत दोस्ती की संधि से शुरू हुई थी, वो 1832 आते आते अंग्रेज व्यापारियों की अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री में बदल गई। फिर 1838 की ट्राइपार्टाइट ट्रीटी आती है, जिसने अंग्रेजों को मध्यस्थता या मीडिएशन का अधिकार दे दिया। और 1839 तक तो उन्होंने ताकत के जोर पर अमीर्स को सब्सिडरी अलायंस के लिए ही मजबूर कर दिया, जहां उन्हें ब्रिटिश सेना का खर्चा उठाना पड़ा। अंततः 1843 में सिंध पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। एक हमेशा की दोस्ती किस तरह पूर्ण अधिकार में बदल गई, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। तो आखिर में हुआ क्या? पहले एंग्लो अफगान युद्ध के ठीक बाद अमीर्स पर दुश्मनी का आरोप लगाया गया। एक छोटे से विद्रोह के बाद 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो के दौर में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया गया, और चार्ल्स नेपियर वहां के पहले गवर्नर बने। एक स्वतंत्र राज्य का अंत बहुत ही तेजी से, और सच कहूं तो बेहद आक्रामक तरीके से हुआ। चलिए अब अपना रुख करते हैं एक बेहद शक्तिशाली पड़ोसी की तरफ, द लायन ऑफ पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह किंगडम। पंजाब की इस जबरदस्त ताकत को समझने के लिए मिसल्स को जानना बहुत जरूरी है। ये मिसल्स 12 अलग अलग सिख परिसंघ या ग्रुप्स थे। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत और राजनीतिक क्षमता यही थी कि उन्होंने इन बिखरे हुए मिसल्स को एकजुट किया और एक बेहद शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य खड़ा कर दिया। उनके नेतृत्व में ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य बन चुके थे। अब रंजीत सिंह की शासन शैली कोई आम शैली नहीं थी। उन्होंने ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लोहे की एक बेहद सख्त नीति अपनाई। किसी भी विरोध को तेजी से कुचल देना इसका आधार था, और इसी बेहतरीन नेतृत्व के बलबूते पर उन्होंने 1799 में लाहौर और फिर 1802 में अमृतसर पर सफलतापूर्वक कब्जा किया और सेंट्रल पंजाब में अपना एक अटूट दबदबा कायम कर लिया। उस दौर में इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक बेहद नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था। एक तरफ विशाल सिख साम्राज्य था, जो सतलज नदी से लेकर झेलम नदी तक फैला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी साम्राज्य उनकी सीमाओं को करीब से देख रहा था। तब 1809 की अमृतसर की संधि हुई, जिसने सतलज नदी को दोनों के बीच की एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर लाइन बना दिया। ये एक ऐसी लाइन थी जो रंजीत सिंह के पूरे शासनकाल में बरकरार रही, जिसने दोनों ताकतों को आपस में टकराने से रोके रखा। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। द एंग्लो सिख वॉर्स, chaos and collapse।
महाराजा रणजीत सिंह के गुजरने के बाद एक तरह की राजनैतिक अराजकता फैल गई। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध तब शुरू हुआ जब सिख सेना ने सतलज नदी पार करी। सेना उनकी बेहद मजबूत थी, पर आंतरिक विश्वासघात यानी अंदरूनी धोखे की वजह से वो हार गए और लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर क्या था? अपमानजनक संधियों, रानी जिंदन के साथ हुए बुरे बर्ताव और मूलराज के विद्रोह ने बहुत जल्द दूसरे युद्ध की आग भड़का दी। इसका नतीजा ये निकला कि सिख सेना को रावलपिंडी में आत्मसमर्पण करना पड़ा। देखिए, एक वक्त की विशाल और अजेय सेना किस तरह आपस के मतभेदों और अंग्रेजों की कूटनीतिक चालों का शिकार हो गई। लाहौर और भैरोवाल की उन संधियों ने सच में पंजाब की कमर तोड़कर रख दी। जालंधर दोआब सीधे कंपनी के कब्जे में चला गया, सिख सेना की ताकत को ड्रास्टिकली घटा दिया गया और लाहौर दरबार में एक दबदबे वाला ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया। और तो और, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल के तहत रानी जिंदन को उनके पद से बेदखल कर दिया गया। ये कुछ ऐसे सख्त कदम थे जिन्होंने बचे खुचे सिख साम्राज्य की स्वतंत्रता को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। इस पतन का आखिरी दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ब्रिटिश सेना ने रामनगर, चिल्लनवाला और गुजरात की लड़ाइयों में निर्णायक जीत हासिल की, जिसके बाद थक हारकर सिख सेना ने रावलपिंडी में हथियार डाल दिए और आखिरकार 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया। इसके साथ ही इस क्षेत्र में उठने वाला सैन्य प्रतिरोध हमेशा के लिए शांत हो गया। इन सब के बाद भारत का नक्शा एक बार फिर से तय हुआ। अ रिकन्फिगर्ड सबकॉन्टिनेंट, डलहौजीज न्यू फ्रंटियर। कब्जे के तुरंत बाद वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को एक नया आकार दिया गया। शुरुआत में पंजाब पर शासन के लिए एक 3 मेंबर्स का बोर्ड बनाया गया, लेकिन 1853 आते आते इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और जॉन लॉरेंस को वहां का पहला चीफ कमिश्नर बना दिया गया। इस बदलाव के साथ ही ब्रिटिश एम्पायर की पश्चिमी सीमा पूरी तरह से मुकम्मल हो गई और नया प्रशासन मजबूती से स्थापित हो गया। अब इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर जरूर विचार कीजिए। सोचिए जरा, क्या सब्सिडरी अलायंस जैसी प्रशासनिक नीतियां सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के टूल थे, या फिर ये कब्जा जमाने के ऐसे हथियार थे जिन्हें बस कूटनीति का नाम दे दिया गया था? सिंध और पंजाब के अंत की ये कहानी सच में इस पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ इस विश्लेषण में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।